हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो आपको आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप इसी पेपर में देखेंगे कि एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इसके साथ ही साथ मेरी सारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो सारी वीडियोस को देखते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को अपने कवर करते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्रीज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस है यहाँ पे पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी भाषा के रूप में जो मानक हिंदी के रूप में हमें स्वीकार किया गया है तो वो है हमारा खड़ी बोली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। खड़ी बोली से ही हमारे हिंदी भाषा जो है मानक हिंदी के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी की उपभाषाओं की तो हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, 5 उपभाषाओं में पहली है राजस्थानी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। तो ये ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है राजस्थानी हिंदी, सेकंड है पश्चिमी हिंदी, थर्ड है पूर्वी हिंदी, फोर्थ है बिहारी हिंदी और फिफ्थ है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो वो आपको यहाँ पे सन बताना है। 1960 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1970 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राजभाषा आयोग की कि वो कब गठन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 344 ए। तो फ्रेंड्स, आप अनुच्छेद भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद भी बहुत पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था तो वो किस अनुच्छेद के अंदर किया था, तो वहां पे आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या फिर तुर्कों का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की गई है कि जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, किसने दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? तो फ्रेंड्स, बात करें पंजाबी भाषा की लिपि की तो वो है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि से पंजाबी भाषा आई है। और वहीं अगर हम देवनागरी की बात करें तो देवनागरी हमारी आई है। देवनागरी से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। तो यहाँ पे पंजाबी भाषा पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुमुखी। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपसे अनुच्छेद पूछा गया है, तो आपको अनुच्छेद, फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 100% आता है, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन हर बार उठा के दे दिया जाता है। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? हमें बताना है कि हिंदी किसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं करेक्शन करूँ थोड़ा, तो फ्रेंड्स हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रभाषा गिवन है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे यही ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा, 343। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 343 के अंदर हिंदी को
राजभाषा माना गया है, लेकिन यहाँ पे गलती से राष्ट्रभाषा दे दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप 343 पर ही टिक कीजिएगा। तो राइट आंसर है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। अब यहाँ पे बताना है कि आपने पहले ऊपर अनुच्छेद की बात की, अब यहाँ पे पूछा गया है वो डेट एंड सन कौन सा था। तो फ्रेंड्स डेट है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 11 सितंबर 1955। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि राजभाषा कब घोषित की गई थी। तो फ्रेंड्स वो जो टाइम पीरियड था वो था 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स क्लियर हो रहे होंगे। आपके ये क्वेश्चंस जो मैं अभी करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपको वो अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। पाली, मगधी, प्राकृत या फिर हिंदी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो फ्रेंड्स बोथ ही यहाँ पर हमारी प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, शॉर्टसेनी अपभ्रंश है या फिर ये मगधी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति की, तो हिंदी की उत्पत्ति हुई थी शॉर्टसेनी अपभ्रंश भाषा से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। यानी कि आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है अरबी भाषा का कौन सा है। नमाज, दीदार, गुनाह या फिर गवाह। तो फ्रेंड्स बात करें अरबी भाषा की, तो गुनाह अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको बताना है 11 क्वेश्चन में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। फ्रेंड्स ये पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ऑप्शंस हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्शा किस शब्द भाषा का शब्द है। चीनी, रूसी, जापानी या फिर जर्मनी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रिक्शा शब्द की किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापानी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। टिप्पण, आरोपण, प्रस्ताव या फिर प्रारूपण। तो फ्रेंड्स अगर हम अंग्रेजी शब्द जो ड्राफ्टिंग होता है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद करें इसका, तो भारत सरकार में इसको ज्यादा जो हम अगर भारत सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट को देखें तो वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है, अनुवाद यूज किया जाता है, वो होता है प्रारूपण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम आपके एग्जाम से पहले पहले आपको वो सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, उन सभी वीडियो को अपनी क्लास में लेकर आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हर बार पूछी जाती हैं। तो आप हर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी तो हो सकता है कि वहां पर हम वो वाला क्वेश्चंस करा दें जो आपके एग्जाम में आए। तो आपको सभी वीडियोस को देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या फिर एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो फ्रेंड्स शब्द किसे कहते हैं, इससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्वनि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, वर्णों के संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि शब्द समूह की सृष्टि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे शब्द पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण हमारे के समूह को भी हम शब्द ही कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। अंग्रेजी, हिंदी,
मराठी या फिर मैथिली। तो फ्रेंड्स बात करें महाराष्ट्र में भाषा जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है तो वो है मराठी भाषा, सबसे ज्यादा वहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, यानी हिंदी भारत के हमें बताने हैं कितने राज्यों की भाषा राजकीय भाषा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस है 9, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 राज्यों की भाषा राजकीय भाषा हिंदी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड 17 नंबर का क्वेश्चन अगेन हमारा रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन सही दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 370। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था, तो आपको आंख बंद करके बस यहाँ पे टिक लगा देना है 343। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होगी तो विश्व अंधकार में होता? तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल, भरत मुनि या फिर आचार्य द्विवेदी। तो फ्रेंड शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दिया था महर्षि दंडी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाणिनि की रचना का नाम क्या है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या फिर नाट्यशास्त्र। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि की जो रचना है वो थी अष्टाध्यायी। और फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में पता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? वो लिखी थी कौटिल्य ने। तो ये कुछ फेमस है जो हर बार पूछी जाती हैं, तो अगर आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी इनके नाम याद कर लेंगे, जैसे कि वेदांग ज्योतिष आप देख सकते हैं किसकी है, नाट्यशास्त्र देख सकते हैं किसकी है, तो ये कुछ ऐसी हैं जो कि हर बार पूछी जाती हैं। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ये हर बार पूछी जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और हर बार क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं से ही होता है। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अस्तित्व की कि किसकी नहीं मिलती है तो वो है ऑप्शंस में ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर लिपि। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे व्याकरण में हमें किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है तो वो है यहाँ पर हमारी लिपि की। लिपि की किसी भी तरह के अस्तित्व की कोई भी जानकारी हमें व्याकरण में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि हमें ध्वनि का पता है, शब्द का पता है, वाक्य का पता है, ठीक है, जबकि लिपि के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हमारे व्याकरण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए फ्रेंड्स ये वाली क्वेश्चन में मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था उसमें, सॉरी 5th नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, और वहां पे ऑप्शन में देवनागरी था, तो मैंने आपको बताया था। अगेन देखिए ये इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी या फिर अरामाइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अब देखिए फ्रेंड्स आपको वहां पे इसी तरह का एक और क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि मानक रूप में हिंदी को स्वीकार कब किया गया, किस भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तरह की जो इस हिस्ट्री बेस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमेशा या तो क्वेश्चंस जो होंगे उनको ऑप्शंस में बना दिया जाएगा या फिर जो ऑप्शंस होंगे उनको क्वेश्चंस में बना दिया जाएगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के हर बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है किशोरीदास बाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, स्वाम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेन। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी को मानक रूप प्रदान करने की कि वो किसने कही दिया था, तो वो थे किशोरी दास वाजपेयी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ की,
सुधा सागर की, सत्यार्थ प्रकाश की, या फिर वेदांत धर्म की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की कि इनकी रचना हिंदी भाषा में कौन सी थी, तो वो थी सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा हो इन क्वेश्चंस में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी ये सारे क्या हैं? आपको मैंने ये भी क्वेश्चन अभी बताया था कि 5 उपभाषाएं, तो ये 4 जो ऑप्शन है ये उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आपको यहाँ पे कन्नौजी बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती, या फिर अवधी। तो फ्रेंड्स बिहारी हिंदी की बोली की बात करें तो वो है मगही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, या फिर वाक्य से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के आरंभ की तो उसके लिए ध्वनि का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ध्वनि ध्वनि नहीं होगी तो हम शब्द नहीं बोल पाएंगे, और शब्द के बिना हमारा वाक्य और उसका अर्थ से भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो अगर हम आरंभ की बात करें तो सबसे पहले आएगी ध्वनि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। आपको यहाँ पे क्या है बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही अरेंजमेंट दिया हुआ है। वर्ण, शब्द, पद या वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद या वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण या विचार, या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य या भाषण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए क्या आता है। अगर हम भाषा की बात करें तो वर्ण आता है। तो देखिए वर्ण हमारा 3 में है, सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी कट गया। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। तो देखिए तीनों ऑप्शन में सेकंड नंबर पे शब्द है, यानी कि वो भी ठीक है। फिर आता है देखिए फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है? वाक्य। थर्ड ऑप्शन पे तो गलत है, तो डायरेक्ट वाक्य नहीं आ सकता और अनुच्छेद भी नहीं आ सकता। इसके बाद क्या आएगा? पद। पद के बाद आएगा वाक्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आप ये जो सीक्वेंस है इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, या फिर आंखों से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के निर्माण होने की, तो वो होता है व्यक्त ध्वनियों से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अमूर्त ध्वनि से नहीं कर सकते, सिर्फ मूक संकेतों से हम भाषा का निर्माण नहीं कर सकते और ना ही आंखों से कर सकते हैं। उसके लिए हमें व्यक्त ध्वनि, जो हमारे हाव भाव को व्यक्त करें, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है ध्वनि। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, या फिर हिंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अशोक के शिलालेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में है, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हुए हैं प्राकृत भाषा में। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत बार पूछा जाता है, इस बार थोड़ा घुमा दिया है, नहीं तो ये लिखा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस भाषा में उत्कीर्ण या फिर लिखे हुए हैं, तो वो डायरेक्ट आप लिख दोगे प्राकृत भाषा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू, या फिर भाषा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, उन्होंने हिंदी के लिए क्या यूज किया, तो उन्होंने हिंदी के लिए जो यूज किया था शब्द वो था हिंदवी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शॉर्टसेनी अपभ्रंश से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है तो वो माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20,
18, 15 या फिर 17। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की बोलियों की, तो फ्रेंड्स हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं 18, जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे कि राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी। मोस्टली मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो ये टोटल 18 हैं। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप कुछ मेन मेन याद कर लीजिएगा, या फिर मैंने जो अभी आपको बोला है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके उन सारी बोलियों को लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में कभी ये भी बोल दिया जाए, 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाए, उसमें से 3 बोली हो और जो नेक्स्ट है ऑप्शन है वो बोली ना हो, और ये बोल दिया जाए कि इसमें से कौन सी बोली नहीं है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ। 18 राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या फिर लोक भाषा। तो फ्रेंड्स अगर राजकीय कार्यों में कोई भी भाषा हम प्रयुक्त करते हैं तो वो हमारे राजभाषा कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो हमारे नेक्स्ट अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, या फिर पाली, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें साहित्य विकास क्रम की, तो सबसे पहले संस्कृत आई, उससे पाली, पाली से फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो मैं हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिविक्स के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में 2013, 14, 10 इनमें कौन कौन से सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की देख रेख में, राष्ट्रपति की देख रेख में, संसद की देखरेख में, या फिर स्वतंत्र काम करती है। तो फ्रेंड्स अगर हम भारत में न्यायपालिका की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या फिर लोक स्वास्थ्य है। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आता है लोक स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कारणवश कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या फिर 6 महीने तक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उस समय उपराष्ट्रपति कितने समय तक काम करेगा? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति 6 महीने तक काम कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स कोई भी हमारा विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, वो बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र को सौंपेगा। तो वह यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट है, भारत में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स, राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 42, 43, 44 या फिर 39। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे 42, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, अगर हम अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था तो वो थे इंद्र कुमार गुजराल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा या फिर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें तो फ्रेंड्स, संसद के अंदर 3 लोगों को सम्मिलित किया गया है या फिर हम कहें कि इसके उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये इसके 3 पार्ट होते हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अगर त्रिस्तरीय राज प्रणाली की बात करें कि इसके अंदर ये किसने दी थी ये, तो फ्रेंड्स ये दी गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत। उन्होंने कहा था कि अगर पंचायत राज प्रणाली हो तो इसको त्रिस्तरीय रखा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या फिर 350। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वो धारा कौन सी है? तो वो है 356 धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, अगर हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शून्यकाल। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989, 55वां संविधान संशोधन 1986, 53वां संविधान संशोधन 1992 या फिर
84 संविधान संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 21 से घटाकर जहां 18 वर्ष कर दी गई थी उम्र, तो वो किया गया था हमारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त पद सत्र का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स संसद के संयुक्त सत्र की बात करें, ज्वाइंट सेशन की बात करें, तो ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 2, 6, 8, 12। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सके और उनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। ऑप्शंस हैं जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां या फिर मंत्रीगण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय राजनीतिक एकता के प्रतीक की, तो वो है राजनीतिक पार्टियां। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, जो कि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें 3 विकल्प एक जैसे हैं जबकि एक विकल्प भिन्न होगा, तो हमें उसे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, तालाब किससे भरी होती है? तालाब झील दोनों किससे भरी होती हैं? पानी से भरी होती हैं। बंदूक और पिस्तौल हमारी गोली छोड़ने के काम आती हैं, गोली चलाने के काम आती हैं। कार बस हमारी यात्रियों के वाहन के लिए काम आती हैं। जबकि चर्च और स्मारक में ऐसी कोई समानता नहीं है। हाँ यहाँ पे चर्च, मंदिर, चर्च, यहाँ पर गुरुद्वारा ये दिया होता तो हम बता सकते थे कि ये दोनों ही पूजा स्थल हैं, जबकि चर्च और स्मारक में कोई भी समानता नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ दे रखा है मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। यानी कि ये मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था में हमें बताना है कि क्या चीज डिफरेंट है। फ्रेंड्स मकान, अपार्टमेंट और भवन तीनों क्या है? घर हैं जिसमें लोग रहते हैं, जबकि संस्था एक बिजनेस का स्थल हो सकता है हमारा, ये कोई रहने का स्थल नहीं है संस्था। तो यहाँ पे जो अलग ऑप्शन है हमारा वो है संस्था। तो ये यहाँ भी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन है, QRTU, DEWX, STJK और KIJL। तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इन वर्ड्स के बीच में आपस में कितना कितने का डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें Q और R में कितने का डिफरेंस है? 1, क्योंकि Q की बात क्या आता है? R, T की बात क्या आता है? U। तो दोनों में 1 का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है DE, नेक्स्ट DE आता है। W के बाद क्या आता है? X। तो यहाँ पे QR, S बीच में छोड़ा गया और TU आ गया। सेम उसी तरह से DE, D के बाद E आता है और W के बाद X आता है। सेम इसी तरह से S के बाद क्या आएगा? T, J के बाद क्या आएगा? K। जबकि फ्रेंड्स K के बाद यहाँ पर क्या आएगा?
के के बाद आई नहीं आता और जे के बाद एल नहीं आता। यहाँ पे -2 और +2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो हमारा डिफरेंट वर्ड है, ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है ZYWVUTSR QPON या फिर MLKJ। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखना होगा VWXYZ, यहाँ पे तीनों सेम है। यहाँ पे VW साथ में है, X यहाँ पे एक मिसिंग है, फिर आगे हमारा WX। सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा है RSTU, ये क्या है, अगर हम रिवर्स में लेके चलें इस पोजीशन में तो ये चारों साथ में आएंगे। सेम उसी तरह से MNOPQ, तो ये भी हमारा रिवर्स में सभी साथ में है। JKLM, ये भी हमारा रिवर्स में सभी साथ में है, जबकि ये रिवर्स में देखा जाए तो यहाँ पे X मिसिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, 21, 15 और 33। इसमें बताना है फ्रेंड्स आपको कि अलग वर्ड क्या है। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ना तो ये किसी के, हम अगर बात करें स्क्वायर की, तो ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है, तो हमें कुछ और देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 21, 15, 33 ये क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं, जबकि 13 हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15, 63, 82, 24। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये हमारे इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो मीनिंग आते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कीजिए कि ये किसी का क्यूब स्क्वायर तो नहीं बन रहा, या फिर ये प्राइम नंबर तो नहीं है, या फिर ये ऑड नंबर तो नहीं है। इस तरह से आप चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए ये सारे ही नंबर हमारे स्क्वायर के बिल्कुल नियर है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 4 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में पॉइंट माइनस किया तो कितना आ गया 15। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसमें 1 माइनस किया तो हमारा आ गया 63। और हम अगर करेंगे 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81, उसमें अगर प्लस करेंगे तब आएगा हमारा यहाँ पे 82, जबकि इन दोनों संख्याओं में हमने माइनस किया है। सेम उसी तरह से अगर हम 24 देखें तो 24 अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर फिर हमने निकल कर आया कि ये सारे हमारे स्क्वायर्स हैं और माइनस करने के बाद ये पोजीशन आई है, जबकि 82 ऐसा है स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 प्लस करना पड़ रहा है, बाकी सब में 1 हमें माइनस करना हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा इसलिए राइट आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें से हमें विषम बताना है कि कौन कौन सा विषम वर्ड है। ऑप्शंस हैं NMOL, PKQI, RISH, TGUF। तो इसमें हमें बताना है विषम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो PKQI को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। दो युग्म बनाकर अगर हम देखें तो जैसे कि MNLO, ठीक है, फिर यहाँ पे SHRI, GT और UF देखें फ्रेंड्स, U एंड F का यहाँ पे बना कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर T का G के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन PKQI का किसी भी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट B। यहाँ पे हमारा अलग आंसर है, जबकि N के बाद हमारा O आ रहा है, MNO, L के बाद हमारा एक वर्ड छोड़कर आ रहा है L, सेम इसी तरह से R के बाद S, I का H से, T का U से, G का F से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट है 5 - 8, 17, 32, 19, 38,
21, 40, इनमें से हमें बताना है कि डिफरेंट वर्ड क्या है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों की कि 5 into 2 करने पर क्या आता है, ये 5 से 8 के कैसे बनेगा, 17 से 32 कैसे बनेगा, 19 से 38 एंड 21 से 40, तो हम इससे निकाल सकते हैं 5 से 8। फ्रेंड्स इसको ऐसे करके देखते हैं, 5 into 2, फिर हमने इसमें क्या किया, 5 into 2 कितना हो गया 10, हमने माइनस किया 2, कितना निकल कर आ गया 8। सेम उसी तरह से करते हैं 17 into 2 माइनस 2, कितना निकल कर आ गया 32। ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 into 2 माइनस 2, ये हमारा कितना निकल कर आया है, ये निकल कर आया 36, जबकि यहाँ पे 38 दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 21 into 2 माइनस 2, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हमारा 14 निकल कर आया है। तो हमारा जो अलग कॉम्बिनेशन निकल कर आया है वो है हमारा 19 into 2 माइनस 2, ये 36 होना चाहिए, जबकि दिया है 38। तो ऑप्शन जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स सभी चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तबला, वीणा, सितार, एक तारा। अब हमें देखना है कि इनमें कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज अलग है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वीणा, सितार, एक तारा और तबला की, तो तबला को छोड़कर सभी तारयुक्त वाद्य यंत्र हैं। वीणा में भी तार आता है, सितार में भी तार का यूज किया गया और एक तारा में भी तार का यूज किया जाता है, जबकि तबले में तार का कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा अलग वर्ड है या ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, तबला। नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात करना है। सेम वही है, हमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शंस हैं गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये सभी द्रव्यमान के मात्रक है, जबकि गैलन आयतन का मात्रक होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डिफरेंट है वो है ऑप्शन ए, गैलन। नेक्स्ट है 120 to 560, 91 to 299, 98 to 169 और 104 to 429। तो हमें यहाँ पे देखना है, तो फ्रेंड्स 120 और 560 को अगर हम छोड़ दें तो सभी संख्याओं का युग्म क्या है, 13 से गुणा हो रहा है। जैसे कि अगर हम 13 into 7 करें तो 91 निकलेगा, 13 into 23 करें तो हमारा निकल कर आएगा 299, 13 into 6 करें तो 78 होगा, और 13 into 30 करें तो वो होगा 169। वहीं अगर हम 13 into 8 करें तो आएगा हमारा 104, और 13 into 33 करें तो आएगा हमारा 429। जबकि हमारा 13 में अगर हम किसी भी तरह का कोई डिवाइड करते हैं तो 120 और 560 हमारा निकल कर नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट वो होगा ऑप्शन ए, 120 to 560। नेक्स्ट है अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी। इसमें से हमें अलग बताना है क्या है। तो फ्रेंड्स अगर अंगूठी, टायर, प्लेट और चूड़ी की बात करें तो ये सारी ही चीजें हमारी प्लेट को छोड़कर सभी वृत्ताकार छल्ले को बता रही हैं, यानी कि रिंग में। अगर हम सर्किल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स सभी हमारी सर्किल में अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी ये चारों ही सर्किल का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये रिंग की तरह है जिसमें बीच में हम ये बोलें कि एक छल्ले की तरह आकृति होती है, तो प्लेट की छल्ले की तरह आकृति नहीं होती है, जबकि अंगूठी, टायर और चूड़ी की छल्ले की तरह आकृति होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आंखें, कान, गला और त्वचा। इसमें हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सभी आंखें, कान, हमारा गला और त्वचा की, तो फ्रेंड्स गले को छोड़कर ये सभी हमें सेंस ऑर्गन बता रहे हैं। जैसे कि आंखें हैं, कान है, त्वचा है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से आती हैं। तो यहाँ पे जो अगर डिफरेंट है वो है हमारा गला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, DFIMR, CEHLQ, GIJPQ और HJMPT। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें जो वर्ड है वो डिफरेंट कौन सा वर्ड है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, डी और एफ में कितने का डिफरेंस आ रहा है। डी और एफ में अगर हम डिफरेंस देखें तो DEF, तो यहाँ पे क्या है, बीच में एक वर्ड मिसिंग है। हम बोल सकते हैं एफ हमारा दूसरे नंबर पे आता है। और अगर हम यहाँ पे आई की बात करें तो FGHI
आई, तो यहाँ पे आई हमारा कितना आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। अब इसी तरह अगर हम एम की बात करें, एम कितने नंबर पे आ रहा है, तो IJKLM ये आ रहा है हमारा 4th नंबर पे, ठीक है। 2, तो ये क्या हो गया, 2 3 4। और अगर हम आर की बात करेंगे तो एम के बाद आर कितने नंबर पे आएगा, अगर हम 5 नंबर काउंट करें तो आर हमारा 5th टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बना, 2 3 4 5। सेम उसी तरह अगर हम CEHLQ की बात करें तो ये भी हमारे 2 नंबर पे ई आता है, और 3 नंबर पे काउंट करें तो एच आएगा, 4th नंबर पे काउंट करें तो एल, एंड 5th नंबर पे काउंट करें तो क्यू। सेम उसी तरह से GKI 2 नंबर काउंट करें तो आएगा, आई से जे पर जाएं तो 3 नंबर का डिफरेंस है, और अगर हम देखें जे से पी पर तो यह 4th टर्म पर आएगा, एंड पी से ओ यू हमारा 5th टर्म पर आएगा। जबकि फ्रेंड्स HJMPT में ऐसा नहीं है, इसमें हमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 2 3 3 4 इसका कॉम्बिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा डिफरेंट वर्ड क्या है तो वो है ऑप्शन डी, HJMPT। नेक्स्ट इसमें भी हमें डिफरेंट वर्ड बताने हैं, ये हमारा 2011 में आया था। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा पे हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज अलग है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा में, तो फ्रेंड चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेब, आम, आलू, नारंगी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आलू को छोड़कर सभी फल हैं, जबकि आलू हमारा सब्जी है, तो ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11, 13, 15 एंड 17। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 15 को छोड़कर सभी एक अभाज्य संख्या हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 232, 432, 612 एंड 813। फ्रेंड्स इन नंबर में को देखने से पहले आप वही चीज याद रखिए, सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें 432, ये हमारा, इसको छोड़कर सभी संख्याएं हमारी कितनी है, 12 का गुणक, छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 12 की गुणक नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये हमारी डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है शब्द ब्रेक्स को जब वर्णाक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो हमें अब ब्रेक्स को बताना है कि अगर इसको हम इनके अनुक्रम को चेंज करेंगे तो हमारी कौन से शब्द की स्थिति सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेते हैं BRAKES। हम इनको वर्ण के अनुसार लगाते हैं, तो पहले आएगा हमारा ए, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा के, फिर आएगा हमारा आर, फिर आएगा हमारा एस। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे के की यही स्थिति रही और एस की यही स्थिति रही, तो कितने की स्थिति सेम रही, 2 की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। हमारी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, 2 शब्द की स्थिति सेम रही। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है। यानी कि 2, 16, 56, 128। इसमें हमें देखनी है कि क्या चीज भिन्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएं नहीं हैं, जबकि 16 एक वर्ग संख्या है। अर्थात अगर हम बात करें 2 भी किसी का वर्ग नहीं है, 56 भी नहीं है, 128 भी नहीं है, जबकि 16 हमारा वर्ग है 4 का। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 16। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। बैग, बास्केट, हैट, पॉकेट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें बैग, बास्केट, पॉकेट, हैट की, तो फ्रेंड्स ये सभी बैग, बास्केट एंड पॉकेट ये सभी कुछ ना कुछ वस्तुएं रखने के काम आती हैं, जबकि हैट हमें सिर पे पहना जाता है, इसमें हम कुछ भी चीज नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन जो डिफरेंट है, राइट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन सी, हैट। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या फिर जयपुर।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी हमारी जो राजधानियां हैं, नई दिल्ली को छोड़ के अन्य सभी राज्य की राजधानियां हैं, जबकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारी भोपाल, लखनऊ, जयपुर ये राज्य की राजधानी है, जबकि नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। जापान, भारत, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूजीलैंड को छोड़कर अन्य सभी देश एशिया महादेश में स्थित हैं, जबकि न्यूजीलैंड ओशनिया महादेश में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट वर्ड जो है हमारा वो है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो हमारे क्या निकल कर आया, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए हुए हैं। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह बनाते हैं। आप उस शब्द को चुनिए जो 3 से भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन से हमारे कान, नाक, आंख, हृदय। इसमें हमें बताना है कि डिफरेंट क्या है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें तो हृदय को छोड़कर सभी हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि हृदय शरीर के अंदर का एक अंग है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी, हृदय। बाकी सभी हमारे सेंस ऑर्गन हैं। नेक्स्ट है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल और वनस्पति शास्त्र। इनमें हमें बताना है कि क्या डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स भूगोल को छोड़कर अन्य सभी विज्ञान से संबंधित विषय हैं, जबकि भूगोल कला से संबंधित विषय है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूगोल। नेक्स्ट है बहुतायत, प्रचुर, बहुत अधिक या फिर विस्तृत। अब हमें बताना है कि इसमें से हमारा जो डिफरेंट वर्ड है वो कौन सा है। तो फ्रेंड विस्तृत को छोड़कर अन्य सभी का अर्थ संख्या या मात्रा से है, जबकि विस्तृत का अर्थ होता है कुछ चीज फैली हुई या फिर कुछ चीज फैल रहा है, हम उसको बोलते हैं कि विस्तृत होना। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी, विस्तृत। नेक्स्ट है कलम, कैलकुलेटर, स्याही, रबड़। इसमें से क्या चीज डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कलम, स्याही एंड रबड़ ये सब हमारे लेखन से संबंधित हैं, जबकि कैलकुलेटर हमारा एक स्टेशनरी है जो कि एक मशीनरी का भी काम करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कैलकुलेटर। नेक्स्ट है नम्र, विनीत, सभ्य, राजनैतिक। इसमें से डिफरेंट क्या है। तो फ्रेंड्स बात करें नम्र, विनीत और सभ्य की, ये तीनों एक ही यहाँ पे बात बताते हैं, जबकि हमारा जो राजनैतिक है ये अलग वर्ड है और इसका भाव भी अलग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन, सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक या फिर व्याख्याता। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वर्ड की, तो सलाहकार को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि निजी शिक्षक हो गया, प्रशिक्षक हो गया, व्याख्याता हो गया, ये हमें क्या देंगे, शिक्षा। जबकि सलाहकार हमें किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं दे रहा, वो सिर्फ हमें एक एडवाइस दे रहा है, किसी भी तरह का अपना एक सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सलाहकार। नेक्स्ट है मक्खी, मधुमक्खी, खटमल और तिलचट्टा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे लिए मधुमक्खी डिफरेंट है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए इतना हानिकारक कीट नहीं है, जबकि सभी हमारे लिए हानिकारक है। मधुमक्खी हमारे लिए एक लाभकारी कीट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है परिकल्पना, प्रयोग, अनुमान और पूर्वानुमान में क्या अंतर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर परिकल्पना, प्रयोग, अनुमान और पूर्वानुमान में, तो प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी का संबंध हमारी कल्पना से है, जबकि प्रयोग का मतलब होता है कि कुछ चीज हम रियल में कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान में हम कुछ एजम्पशन लगा रहे हैं, कुछ एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रयोग। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी तरह की अदर वीडियो चाहते हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी डाउट को यहाँ पूछ सकते हैं या फिर आप उन सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।